नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम लोग बिहार ज्योग्राफी को देख रहे थे और आज हम जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वह है बिहार का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा कि बिहार का जो भौतिक विभाजन है वह कैसे किया गया है और मुख्य रूप से हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग बहुत ही कम समय में, बहुत ही सीमित समय में बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आपकी नज़दीक है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर जो है रिवाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भौतिक विभाजन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बिहार को 3 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से? तो आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर शिवालिक का भाबर और तराई क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है? दोस्तों अब एक-एक करके हम शिवालिक का जो भाबर और तराई क्षेत्र है इसको देखेंगे और फिर गंगा का मैदानी क्षेत्र, देन उसके बाद दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है? बाकी अगर कहीं आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो बिहार के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले में शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है वह पाया जाता है और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो यह विस्तार है बहुत ही प्रमुख है और आप देखेंगे लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से आप देखेंगे तो यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला शिवालिक का हिस्सा है, जिसका निर्माण आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो टर्सरी काल है इसके ऊपरी भाग में जो है हुआ है। प्लेस्टोसीन युग इसको कहते हैं, इस युग में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? यहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि बिहार में जो इसका लोकेशन है वह कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि आपको बिहार का मैप ओपन करके जो है रखना है। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर मैप नहीं लगाए, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य दोस्तों यही है कि कई बार होता क्या है कि आप मैप को ओपन ही नहीं करते हैं अपने से, यहाँ पर एक बार रफली देख लेते हैं और उसके बाद जो है आप मैप नहीं देखते। तो मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य यही, आप देखेंगे जनरली मैं हर जो है टॉपिक में जहाँ जरूरत होती है मैप की वो पिन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझकर नहीं पिन किया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये बहुत अच्छे तरीके से आपसे करवाना चाहता हूँ कि आप मैप ओपन करिए और मैप में देखने का प्रयास करिए हम किस स्थान की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, या आप जो है लोकेट करिए। ठीक है, तो दोस्तों आप बिहार में जो सुदूर उत्तर पश्चिम वाला भाग है इसमें स्थित पश्चिम चंपारण जिला आप ट्रैक करिएगा और फिर वहां पर आप देखिएगा शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है फिजिकल मैप पे वो कितना आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी हमने पॉइंट्स पर तो बात कर ही ली है, जो याद करने वाला पॉइंट्स है, जो डेटा जो है याद रखने वाला है उस पर मैं बखूबी से इस सेशन में बात करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है कनेक्ट, इस तरीके से आपको पढ़ना है, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए अब भूगर्भिक संरचना और इसकी विशेषता पर हम लोग बात करते हैं और ठीक से जो है हम इस पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों यह क्षेत्र जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से आप देखेंगे अवसादी चट्टानें जो सेडिमेंट्री रॉक है इनसे बनी है और जैसे बालू पत्थर, चूना पत्थर और जो कांग्लोमरेट है यह इससे बना हुआ जो है यह क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ की मृदा मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसको हम पर्वतीय मृदा कहते हैं, पर्वतपादी मृदा हम कहते हैं, तो यह शब्द भी आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों कंकड़ पत्थर से युक्त है यह, कम गहराई होती है इसकी, बनावट में मोड़दार पर्वतों की जो है विशेष जो मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं वह स्पष्ट रूप से आपको दिखती हैं। तो यहाँ की मिट्टी कैसी होंगी? कंकड़ पत्थर उसमें आपको देखने को मिलेगा और सबसे प्रमुख बात है कि अवसादी चट्टानों के टूटने फूटने का जो क्रिया है उसके कारण आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो मिट्टी है वह पर्वतीय पादी जो मिट्टी है वह आपको देखने को मिलती है। इसका कुछ उप विभाजन भी किया गया है, मैप पर आप फिर से नजर डालिएगा। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को धरातली उच्चावाच के आधार पर आप देखेंगे तो इस उच्चावच के आधार पर 3 भागों में फिर से विभक्त किया जाता है। कौन कौन से? तो सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है, इसके अलावा रामनगर दून और फिर दून घाटी। ठीक है, तो आप एक एक करके सबको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो उप विभाजन है वह देखते हैं, सोमेश्वर श्रेणी की बात करते हैं। दोस्तों यह बिहार की सबसे उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है और नेपाल के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब आपको नोट करना है कि सबसे उत्तरी सीमा कहां पर है बिहार का और मुख्य रूप से नेपाल के साथ जो प्राकृतिक सीमा बना रही है उसकी चर्चा जो है मैं कर रहा हूं, तो उसको आप लोकेट करेंगे। इसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर देखने को मिलती है और इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर, जबकि इसकी सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला है जिसकी ऊंचाई लगभग आपको 880 मीटर देखने को मिलती है। तो आप इन इंफॉर्मेशंस को बहुत अच्छे तरीके से एक पेज पर कनेक्ट करिएगा और साथ ही साथ मैप पर इसको एलोकेट भी करिएगा।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह बिहार का सर्वोच्च बिंदु हाईएस्ट पॉइंट है जो 880 मीटर पर जो आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों नदियों के द्वारा किए गए कटाव के कारण इस श्रेणी में कई दर्रों का निर्माण होता है और आप देखेंगे तो ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से यह दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर हम बात करें सोमेश्वर दर्रा की, हम बात करें भिकनाठोरी दर्रा की, मरावत दर्रा की, तो इनका नाम विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम सोमेश्वर दर्रा की बात करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नेपाल जाने का यह मुख्य मार्ग जो है देखने को मिलता है। भिकनाठोरी दर्रा की बात करें तो कूदी नदी द्वारा निर्मित यह दर्रा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा मरवात दर्रा, व्यापारिक आवाजाही के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है जो मरवात दर्रा है। तो प्रमुख रूप से आप इन दर्रों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर आपको सोमेश्वर श्रेणी में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लिस्टिंग दी गई है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, रामनगर दुन। दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है दोस्तों, और यह लगभग 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत आपको देखने को मिल जाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो 242 मीटर है और यह पहाड़ी उत्तर की तुलना में कम ऊंची और विच्छेदित है दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर की तुलना में कम ऊंची है और विच्छेदित है, और यहाँ की ढलानें अपेक्षाकृत आपको मंद देखने को मिलेंगी, ऐसे देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरह की तरीके से ढलान आपको इस डाइवर्जन में देखने को मिल जाती है। इसे दून घाटी से मुख्य रूप से जो अलग करती है, तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। अब हम दोस्तों दून घाटी को देखते हैं। दोस्तों इसे स्थानीय स्तर पर हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हरहा नदी जो है इस क्षेत्र के जल निकासी का मुख्य स्रोत आपको नजर आता है और इसी के कारण इसको हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी रामनगर दून के बीच में स्थित है, एक संकीर्ण और लंबी घाटी है दोस्तों, और यह घाटी आप देखेंगे तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यहाँ धान और गन्ने की खेती प्रमुखता से की जाती है, यह दोनों फसलें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ उगाई जाती हैं। और इस घाटी की कुल लंबाई की बात करें तो आपको 24 किलोमीटर लंबी जो है घाटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों शिवालिक क्षेत्र की बात करें तो शिवालिक क्षेत्र आप जो है जानते होंगे, वहाँ की जो जलवायु और जो वनस्पति है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु आप देखेंगे तो उप हिमालयी जो सब हिमालयन है उस प्रकार की आपको देखने को मिलती है, और यहाँ बिहार के मैदानी भागों की तुलना में अधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। लगभग 160 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, और यहाँ आपको सघन पर्णपाती जो वन है वह पाए जाते हैं। साल के वृक्ष पाए जाते हैं, खैर शीशम सेमल जैसे वृक्ष यहाँ बहुतायत में आपको मिल जाते हैं दोस्तों। और यह क्षेत्र आप देखेंगे तो वन्य जीव के लिए स्वर्ग के समान है। भारत का प्रसिद्ध वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें वीटीआर की, तो इसी श्रेणी में, इसी शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ से पहले भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। साथ ही साथ यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू और दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो आर्थिक और सामरिक महत्व भी इसका है। सोमेश्वर किला की बात करें, भिकनाठोरी और वाल्मीकि नगर क्षेत्र की बात करें तो यह बिल्कुल इको टूरिज्म के मुख्य केंद्र के रूप में आपको नजर आता है। इसके अलावा गंडक, बूढ़ी गंडक और जो हरहा जैसी नदियां हैं इसी क्षेत्र के आसपास से मुख्य रूप से निकलती हैं या गुजरती हैं, जो सिंचाई और जल विद्युत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यह क्षेत्र आप देखेंगे तो नेपाल के साथ एक संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, और जिससे यहाँ सुरक्षा और निगरानी का जो महत्व है वह भी आपको बढ़ता हुआ दिख जाता है। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, यहाँ की जलवायु और वनस्पति के संदर्भ में, यहाँ के आर्थिक और सामाजिक महत्व के संदर्भ में। इसके अलावा यहाँ चुनौतियां भी हैं दोस्तों। यदि अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधन उससे तो समृद्ध है, लेकिन कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। कैसे? जैसे तीव्र ढलान और वनों की कटाई के कारण, जो यहाँ की तीव्र ढलान है और जो वनों की कटाई है उसके कारण मानसून के दौरान भारी मृदा अपरदन होता है दोस्तों। ठीक है, कटाव होता है। इसके अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती गाँव में जंगली जानवरों का हस्तक्षेप एक बड़ी समस्या बनी हुई है दोस्तों। इससे मानव और वन्य संघर्ष, आपको मानव और वन्य जीव जो संघर्ष है वह आए दिनों आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा नदियों के किनारों से बालू और पत्थरों का जो अवैध खनन है यह पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, और आप देखेंगे इसके कारण बाढ़ और कई प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याएं हैं वह देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं इस क्षेत्र में।
ठीक, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, हर एक पॉइंट को कनेक्ट करिएगा। तो हमने शिवालिक और भाबर और जो तराई क्षेत्र है उसको समझ लिया है। अब अपने को बढ़ना है आगे, जो भौतिक संरचना के आधार पर बिहार का दूसरा भाग है जो बांटा गया है, उसका जो दूसरा भाग है गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी से हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो गंगा के मैदान के संदर्भ में है उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, अगर हम बात करें तो बिहार की भौतिक संरचना का अधिकांश भाग लगभग 96.27% गंगा के मैदान से ही ढका हुआ है और इसकी जो भूगर्भिक संरचना और जो उत्पत्ति है वह हमें बहुत बारीकी से समझनी चाहिए। दोस्तों, इस मैदान का निर्माण आप देखेंगे तो क्वाटरनरी काल में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, और यह भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही नवीन है दोस्तों, अत्यंत नवीन है यह भाग जो है। गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जो हिमालय और पठारी जो हैं, उन्होंने अपने साथ लाए गए जो जलोढ़ और जमाव हैं, उसके कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। दोस्तों, यह मैदान जीवंत है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नदियां आज भी प्रतिवर्ष आप देखेंगे तो बाढ़ के साथ जो नवीन गाद है, जो सिल्ट है, वह लाती हैं और जिससे इसकी उर्वरता बनी रहती है, अच्छी फसलों की उपज हो पाती है। ठीक है, तो यह मैदान अभी भी प्रेजेंट में जीवंत है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भूभौतिकी सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ जलोढ़ की गहराई लगभग 1000 से 1500 मीटर तक पाई जाती है, जो उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। दोस्तों, यह ध्यान रखना है। इसकी भौतिक विशेषताओं पर नजर अगर हम डालें दोस्तों, तो यह लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह मैदान। इसकी औसत ऊंचाई 60 से लेकर 120 मीटर है। दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई में मामूली वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर जो है मामूली वृद्धि आपको देखने को मिलेगी हाइट में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मैदान की ढाल अत्यंत मंद आपको देखने को मिलती है, जो औसतन 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की दर से आपको नजर आती है। मंद ढाल के कारण आप देखेंगे तो नदियों का जो प्रवाह है वह धीमा हो जाता है और वे विसर्पण करती हैं। ठीक है, तो मेंडरिंग करने लगती हैं दोस्तों, जिससे मानसून के दौरान आप देखेंगे तो जो जल जमाव है उसकी समस्या आपको देखने को मिलेगी, है ना। जो जल जमाव है, जो वाटर लॉगिंग है और जो भीषण बाढ़ है, इसकी स्थिति बन जाती है और आप देखेंगे इस मैदानी क्षेत्र में बहुत गंभीर रूप से बरसात के मौसम में बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब गंगा मैदान के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रीय विभाजन है दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो गंगा का जो क्षेत्रीय विभाजन है, ठीक है, गंगा के मैदान का, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। आइए दोस्तों, गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, आप देखेंगे बिल्कुल बीचों बीच से जो है, बिल्कुल बीचों बीच से आपको यह जो है बिहार के जाती हुई नजर आती है, जो गंगा रिवर है ना। अगर हम बात करें तो इसके आधार पर मैदान को दो मुख्य भागों में बांटते हैं हम लोग। उत्तरी बिहार का मैदान, हमने इसको बताया है। गंगा नदी के जो उत्तर में स्थित है, यहाँ पर जो स्थित है उसको हम उत्तरी बिहार का मैदान कहते हैं दोस्तों। और यह आप देखेंगे गंगा नदी के उत्तर में आपको स्थित दिखाई दे रहा है, मुख्य रूप से हिमालयी नदियों के निक्षेप से बना हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं दोस्तों, उनके निक्षेप से यह बना हुआ मैदान है दोस्तों। इसके विस्तार की बात करें तो लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर यह आपको देखने को मिलेगा और बिहार के कुल मैदानी भाग का लगभग 60-65% एरिया यह कवर करता है। इसकी पहचान आप देखेंगे तो ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण जो है पूर्व की ओर नजर आती है। ठीक है, तो इस पर आप गौर करिएगा। नदी तंत्र की बात करें तो यहाँ पर घाघरा नदी पहले मिलेगी, फिर गंडक मिलेगी, फिर बूढ़ी गंडक मिलेगी। यह क्रम जो है आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ देखने को मिल जाती है। तो घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा, यह प्रमुख नदियां हैं जो उत्तरी बिहार के मैदान में बहने वाली नदियां हैं। इनका नाम विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा विशेष आकृति के संदर्भ में बात करें तो बिहार के उत्तरी मैदानी इलाकों में नदियों की अधिकता और जमीन की जो मंद ढाल है, स्लोप, इसके कारण बहुत ही अनोखी भौगोलिक आकृतियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे प्राकृतिक झील और दलदल आपको देखने को मिलेंगे। चौर का नाम आपने सुना होगा। चौर अगर हम देखें तो असल में प्राकृतिक रूप से बनी एक निचली भूमि है दोस्तों, जहां साल के अधिकांश समय में पानी आपको हमेशा जो है जमा देखने को मिलता है और जब नदियां अपना रास्ता बदलती हैं या मानसून के बाद बाढ़ का पानी इन गड्ढों में एक तरफ से जो रुक जाता है, उसको हम चौर कहते हैं बिहार में और इससे चौर का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप इसको गौर करिएगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें कोसी और बूढ़ी गंडक जैसी नदियों की, तो बहुत अधिक विसर्पण इनमें देखने को, बहुत ऐसे टेढ़ी मेढ़ी या आपको बहती हुई दिखेंगी। और जब नदी अपने घुमाव को छोड़कर सीधे बहने लगती है तो बचा हुआ आधा जो भाग है वह चांद जैसे देखने को मिलता है ऐसे, ठीक है। और इसको आप गोखुर झील जो है कहते हैं, इससे गोखुर झील का जो है निर्माण होता है। स्थानीय भाषा में इसको मन या चौर कहते हैं, ठीक है, जो चौर की अभी हम चर्चा कर रहे थे। गर्मियों में जब पानी सूख जाता है तो यहाँ खेती होती है, विशेषकर दलहन की जाती है। और यहाँ मछली पालन, मखाना उत्पादन, ठीक है, इसके लिए बहुत ही यह प्रसिद्ध होता है जो मन और चौर है दोस्तों। बेगूसराय का कांवड़ झील जो एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक शब्द और है दियारा, नदियों के बीच के द्वीप, ठीक है। दियारा क्षेत्र की बात करें तो उत्तर बिहार की एक विशिष्ट पहचान है दोस्तों। और यह नदियों के बीच की वह जमीन होती है जो बाढ़ के कारण ऊंची हो जाती है दोस्तों, है ना। और बड़ी नदियां जैसे गंगा और गंडक की बात करें तो अपने साथ भारी मात्रा में यह सिल्ट लाएंगी और बालू लाएंगी, और यह गाद नदी के बीच में जमा होकर एक टापू जैसा आकृति बना लेता है, एक टापू जैसा जो है निर्माण करता है दोस्तों। मानसून के दौरान आप देखेंगे तो जब नदियां उफान पर होती हैं तो यह क्षेत्र चारों ओर से पानी से घिर कर एक द्वीप, एक आइलैंड की तरह दिखने लगता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही सुंदर आइलैंड की तरह यह दिखेगा दोस्तों। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है दोस्तों, जो उत्तरी मैदान की बात करें, और इसलिए यहाँ परवल और तरबूज जैसी फसलों की खेती बड़े पैमाने पर बिहार में देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ जो जीवन है दोस्तों वह कठिन है, क्योंकि हर साल बाढ़ का खतरा रहता है, रास्ते कट जाते हैं, मुख्य भूमि का जो है, जो विस्तार है वो देखेंगे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साल में बहुत समस्याएं भी आती हैं जो मुख्य रूप से प्राकृतिक समस्याएं हैं, और इससे वहां के लोगों को जूझना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग दक्षिणी बिहार के मैदान को समझते हैं उत्तरी के बाद। गंगा के मैदान में हम बात कर रहे थे दोस्तों, यह गंगा नदी के दक्षिण और छोटापुर नागपुर पठार के उत्तर में स्थित है। यह आपकी मान लीजिए गंगा, यह रफली ड्रा है दोस्तों, और यह आपका जो दक्षिणी भाग है वह आपको नजर आता है, ठीक है, बिहार का। और अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसका विस्तार लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा। सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा और चानन जैसी नदियां हैं, ये इनके द्वारा लाए गए अवसाद से इस जो है भाग का निर्माण देखने को मिलता है दोस्तों। यह उत्तर के मैदान की तुलना में आप देखेंगे जो है पहाड़ी और जो मुख्य रूप से आप देखेंगे पहाड़ी मैदान की जो निरंतरता है उसको यह भंग करती है, जैसे गया, खड़गपुर, गिरियक और बराबर की पहाड़ियां हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा वर्षा ऋतु में दक्षिणी तट के पास विशाल जलमग्न क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से आप ताल कहते हैं, ताल वाला क्षेत्र कहते हैं। प्रमुख ताल की बात करें तो फतुहा, मोकामा और बढ़ैया, बख्तियारपुर, बाढ़ और मोर ताल आपको देखने को मिलते हैं। और ये क्षेत्र जो रवि की फसल होती है, विशेषकर दलहन की बात करें, इनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है, जो यहाँ पर आप मैप में जो यहाँ पर आप स्लाइड में देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ के मृदा की संरचना की बात करें तो बिहार के मैदान में मुख्य रूप से आप देखेंगे 3 प्रकार की जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह दक्षिणी बिहार के मैदान में रहा। अब इसके मृदा की संरचना पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार के मैदान में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है, भांगर, खादर और कगारी मृदा। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ के स्तर से ऊपर होती है, इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। और आप देखेंगे जो खादर है, इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी जो हर साल बाढ़ से नवीनतम होती है, यह धान और जूट के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा कगारी मृदा की बात करें तो नदियों के तटबंधों पर पाई जाने वाली चूना प्रधान मिट्टी आपको देखने को मिलती है कगारी मृदा के रूप में। तो भांगर, खादर और कगारी मृदा यह बहुत ही प्रमुख है, इनको भी आप गौर करिएगा। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक महत्व की बात करें तो इसे बिहार का जो इसे आप देखेंगे तो मुख्य रूप से बिहार का जो अन्नदात्री है वह कहा जाता है। धान, गेहूं, मक्का और जो गन्ना और जो तंबाकू है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं दोस्तों। उपजाऊ भूमि की बात करें और जो जल की उपलब्धता है, इसके कारण आप देखेंगे यहाँ जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुख्य रूप से जो पठारी क्षेत्र है, मुख्य रूप से दक्षिणी पठारी क्षेत्र, उसके बारे में, और इसके बारे में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपने को देखने की आवश्यकता है, ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें तो बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान और छोटा नागपुर के पठार के मिलन स्थल पर एक संकीर्ण पहाड़ी पट्टी की निर्माण होती है। और यह क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठार जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका ही उत्तरी विस्तार देखने को मिलता है। और यह आप देखेंगे पश्चिम में कैमूर जिले से प्रारंभ होकर पूर्व में बांका जिले और एक धनुष्कार पट्टी के रूप में फैला हुआ है दोस्तों।
भूगर्भिक संरचना की बात करें अगर, तो आप देखेंगे यह क्षेत्र बिहार का सबसे प्राचीन भाग है। यहाँ की जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित हैं, विंध्यन चट्टानें और धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पठारी क्षेत्रों के वर्गीकरण की बात करें तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र को उन संरचना और विस्तार के आधार पर आप देखेंगे तो चार मुख्य उपभागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कैमूर का पठार का नाम आपने सुना होगा, गया का पहाड़ी क्षेत्र आपने सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो राजगीर गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र है और साथ ही साथ नवादा, किऊल और बांका वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है यह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है क्षेत्र बहुत ही प्रमुख है, जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र का जो वर्गीकरण है। कैमूर का जो पठार है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो यह बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित सबसे प्रमुख पठारी खंड है। लगभग 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उत्तर में शाहबाद मैदानी भाग और दक्षिण में कैमूर की ऊंची पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। औसत ऊंचाई इसकी 300 से लेकर 450 मीटर के बीच है। रोहतास जिले में इसकी अधिकतम ऊंचाई 495 मीटर तक आपको देखने को मिल जाती है। और यह पठार आप ध्यान रखिएगा विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है दोस्तों। इसकी ढाल बहुत ही तीव्र है और यहाँ पर कई जलप्रपात जैसे धुआं कुंड, ककोलत जलप्रपात जो है आपको देखने को मिलते हैं इन निकटवर्ती क्षेत्रों में। इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। और यहाँ आप चूना पत्थर की जो प्रचुरता है वह आपको देखने को मिलेगी और उसके कारण ही रोहतास सीमेंट उद्योग का भी निर्माण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार अगर गया की पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो उसके बारे में भी डिटेलिंग है यहाँ पर। यह क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार का ही उत्तरी किनारा है जो मैदानी भागों में विलीन होता दिखाई देता है और यह पश्चिम में गया शहर से लेकर पूर्व में गिरियक यानी कि जो नालंदा है वहां तक विस्तृत देखने को मिलता है। गया शहर के बारे में दोस्तों आप पता होगा कि यह जो है मुख्य रूप से 7 प्रमुख पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिनका धार्मिक और भौगोलिक महत्व भी बहुत ही ज्यादा है। कौन कौन से वह हैं एक बार देख लीजिएगा। प्रेसशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनी, कटारी, आगेद्वार, महेर और रानीदीत, यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगी 7 पहाड़ियां। जहानाबाद और गया की सीमा पर स्थित बराबर की पहाड़ियां अपनी प्राचीन गुफाओं के लिए भी दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देखिएगा तो यह क्षेत्र पर्यटन और इतिहास के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहाड़ी श्रृंखला के रूप में नजर आता है। बोध गया से शुरू होकर गिरियक तक निरंतर पर्वतमाला के रूप में फैला हुआ है। क्वार्टजाइट और स्लेट की चट्टानें मुख्यतः यहाँ पर मिलेंगी आपको। पंच पहाड़ी तंत्र ऐतिहासिक राजगीर शहर 5 पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक किले की तरह सुरक्षित है। ठीक है, विपुलागिरी, उदयगिरी, ठीक है, और रत्नागिरी, स्वर्णगिरी, ठीक है, वैभवगिरी, यह आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ कई जो गर्म जल के स्रोत हैं जो हॉट स्प्रिंग है दोस्तों वह पाए जाते हैं और जो भूगर्भिक हलचलों और गंधक की उपस्थिति का संकेत भी देते हैं हमें। ठीक है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नवादा, किऊल तथा बांका का पहाड़ी क्षेत्र दोस्तों इसकी बात करें तो यह दक्षिणी पठार का पूर्वी विस्तार है। अधिक विच्छेदित और छितराया हुआ भाग है। इसका मुख्य रूप से जो विस्तार है वह आप देखेंगे जमालपुर मुंगेर से लेकर जो जमुई है वहां तक आपको देखने को मिल जाता है, जमुई के बांका तक। और इसके अंतर्गत पहाड़ियों का एक विस्तृत तंत्र जो है आपको शामिल देखने को मिलेगा। और इसके संदर्भ में देखें तो खड़गपुर की पहाड़ियां, ठीक है, मंदा पर्वत और अन्य जो है चकाई, बकिया, गागेश्वरी, शेखपुरा, बिहार शरीफ और सकरपीठ, जमालपुर, महाबाहर और जो है दुर्वा घासी, यह पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, किऊल और अजय जैसी नदियां इसी पहाड़ी क्षेत्र से होकर बहती हैं, यह भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आर्थिक और खनिज के महत्व से देखें तो बिहार यह दक्षिणी पट्टी संसाधनों का पावर हाउस कहलाता है और बिहार के अधिकांश खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। जमुई में स्वर्ण भंडार, इसके अलावा अगर मुंगेर में बात करें तो क्वार्टजाइट है ना, रोहतास में चूना पत्थर, पायराइट और गया में देखेंगे अब्रक के निक्षेप आपको देखने को मिल जाते हैं। चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण बाजारी और डेहरी ऑन सोन में सीमेंट उद्योग दोस्तों विकसित हो पाया है। राजगीर, गया, मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र आप देखेंगे तो धार्मिक और पारिस्थितिकी जो पर्यटन है, इको टूरिज्म है, उसके केंद्र के रूप में नजर आता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी और सामरिक महत्व की बात करें तो आप गौर करेंगे बिहार के सर्वाधिक वन क्षेत्र इसी पठारी पट्टी जो कैमूर और मुख्य रूप से जमुई, मुंगेर है, इसी में पाए जाते हैं और यहाँ शुष्क पर्णपाती वन की भी प्रधानता आपको देखने को मिलती है। दोस्तों इन पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी नदियां वर्षा जल के संचयन और स्थानीय सिंचाई के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो मृदा अपरदन, जो सॉइल इरोजन है, और जो पठारी ढलानों पर खेती की कठिनाई है, उसकी प्रमुख समस्या आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके संदर्भ में यह भी आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप इस सभी पॉइंट को ठीक से समझ पाए होंगे। बिहार के भौतिक विभाजन को समझ पाए होंगे, शिवालिक और भाबर का तराई क्षेत्र समझ पाए होंगे, गंगा के मैदान के बारे में जान पाए होंगे, और दक्षिण के पठारी क्षेत्र को भी जान पाए होंगे। अगर इतना आप बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल कर लेते हो, यकीन मानिए आपके बिहार के भौतिक विभाजन से संबंधित अगर किसी भी पॉइंट पर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, और फिर हम बात करेंगे अपने किसी अन्य टॉपिक पर जो आपके बीपीएससी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।